तो चले फिर आगे। टॉपिक जो चल रहा था वो हमारा क्या था, कंडीशंस एंड वारंटी का, कंडीशंस एंड वारंटी का। तो पिछले जो पार्ट में लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इम्प्लाइड कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है जी। अब है कि इम्प्लाइड वारंटीज कौन सी होती हैं। इम्प्लाइड का तो आपको पता ही है कि जो प्रज्यूम्ड होती हैं बाय लॉ, मान के चला जाता है कि हाँ ये इम्प्लाइड कंडीशंस या ये इम्प्लाइड वारंटी तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होंगी ही होंगी। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है इम्प्लाइड वारंटीज, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही है जैसे इम्प्लाइड कंडीशन में था कि ये प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है कि ये कंडीशन तो होंगी ही होंगी। ऐसे ही क्या है कि इम्प्लाइड वारंटी में क्या है कि ये इम्प्लाइड बाय यानी प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है कि ये तो वारंटी होगी ही होगी, ठीक है। तो उसमें भी यही है, इट इज ए वारंटी विच द लॉ इम्प्लाइज इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी ये प्रिजम्पशन बाय लॉ है कि हाँ ये जो वारंटीज हैं ये तो होंगे ही होंगी। हाँ बट मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं तो पार्टीज चाहें तो आपस में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करके जो इम्प्लाइड जो कंडीशंस हैं उसको हटा सकती हैं। उसी प्रकार से क्या है कि पार्टीज के बीच में अगर एग्रीमेंट हो जाए तो आपसी एग्रीमेंट के तहत वो इम्प्लाइड वारंटी को भी हटा सकते हैं, यानी इट इज सब्जेक्ट टू द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज चाहें तो इम्प्लाइड वारंटी को भी हटा सकते हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं कि इट इज स्टिपुलेशन विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन एक्सप्रेस वर्ड्स, कि अगर ये एक्सप्रेस वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर की गई होती फिर तो ये क्या बन जाती, एक्सप्रेस वारंटीज। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, इम्प्लाइड वारंटी की, यानी कि जो एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज के तहत एंटर नहीं की गई, ठीक है। ये तो क्या है कि जस्ट प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है कि हाँ किसको तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट माना ही जाएगा, ठीक है। बट द लॉ प्रिज्यूम्स दैट पार्टीज हैव इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर कॉन्ट्रैक्ट, तो जस्ट एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है कि जो लॉ मान के चल रहा है कि हाँ ये जो इम्प्लाइड वारंटी है ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ठीक है जी। इम्प्लाइड वारंटी शैल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस दे आर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। जैसे मैंने आपको बताया कि इम्प्लाइड जो वारंटी है ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट है, बट अगर पार्टीज आपसी सहमति के साथ, पार्टीज एक्सप्रेस एग्रीमेंट के साथ अगर इसको अलग कर देती हैं, हटा देती हैं, तो फिर ये क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं होगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर कहते हैं कि these may also be excluded by the course of dealing between the parties or by users of trade। तो दो तरीके से कह सकते हैं कि हम इम्प्लाइड वारंटी को हटा सकते हैं। तो पहला तो क्या है बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, और दूसरा क्या है कि पार्टीज के बीच में जो कोर्स ऑफ डीलिंग है या यूजर्स ऑफ ट्रेड है, ठीक है। कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब वो पार्टीज में चलता ही आ रहा है कि हाँ इस चीज़ को तो वो मान के चलते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए अब ये वारंटी एज टू आप कह सकते हैं डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि गुड्स जब डेंजरस नेचर की होती है, गुड्स जब डेंजरस नेचर की होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सेलर है उसको डिस्क्लोज करना होता है कि गुड्स क्या है, डेंजरस नेचर की है। बट मान लीजिए जो एक पार्टी, एक सेलर जो प्रोडक्ट ही ऐसा डील करता है, ठीक है, कि जो डेंजरस नेचर का है, और एक बायर है जो रूटीन में उससे वो बाय करता है, उसको पता है कि ये तो प्रोडक्ट क्या है कि डेंजरस नेचर का है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि जो प्रोडक्ट है ये डेंजरस नेचर का है, क्योंकि ये बाय द यूजर्स ऑफ ट्रेड या बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द सेलर एंड बायर, बायर को भी पता है कि ये गुड्स क्या है जो बेचता है और इसे मैं खरीदता हूँ, ये डेंजरस नेचर की है, ठीक है। तो दो तरीके से क्या है कि इम्प्लाइड वारंटी को एक्सक्लूड किया जा सकता है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक तो क्या है कि पार्टीज के बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो जाए, और दूसरा क्या होता है कि जहाँ पे यूजर्स ऑफ ट्रेड है या कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द सेलर एंड बायर है, इस तरीके से क्या है कि जो इम्प्लाइड वारंटी है उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट है कि कौन कौन सी जो वारंटीज हैं वो इम्प्लाइड होती हैं। तो पहले है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। तो पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन का मतलब ये होता है कि जो बायर है, ठीक है, अगर जब उसने गुड्स बाय कर ली हैं और उसकी पोजीशन में आ चुकी हैं तो सेलर किसी प्रकार से उसकी जो पोजीशन है उसमें किसी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अब देखिए बायर ने जो गुड्स बाय कर लिए हैं तो ऑनरशिप इन गुड्स यानी कि प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर, ठीक है। अब बायर जो है ही हैज बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स, नाउ ही हैज द राइट टू यूज दैट गुड्स विदाउट एनी डिस्टर्ब पोजीशन, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यानी कि उसके पास अनडिस्टर्ब पोजीशन होगी, जो सेलर है किसी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस क्या होती है, अब देखिए मान लीजिए सेलर ने मुझे एक बाइक बेची, अब
मैंने जो बाइक के पैसे पूरे दे दिए सेलर को, ठीक है। अब मुझे बाद में पता लगता है कि इस बाइक के ऊपर तो लोन ले रखा था बंदे ने, किसी प्राइवेट पार्टी से लोन ले रखा है मान लीजिए, ठीक है नहीं। तो ये क्या है कि अब जो बायर है, ठीक है, ये मान के चलेगा हाँ कि जो मैं गुड्स खरीद रहा हूँ और पैसे इसके दे रहा हूँ, तो इसके ऊपर क्या है, किसी प्रकार की इनकम्बरेंस नहीं है, ठीक है। अब जो बायर खरीद रहा है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो बाइक के ऊपर लोन है वो उसको अदा करे, ठीक है। तो बायर ये मान के चलेगा कि इसके ऊपर क्या है, किसी प्रकार की इनकम्बरेंस नहीं है। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जितनी भी ये इम्प्लाइड वारंटी है, तो बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट या बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड या बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज को हटाया जा सकता है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने सीए इंटर की, मुझे याद है मेरे एक सर थे, उनसे मैंने उनके थ्रू किसी बंदे से मैंने एक डिस्कवर की बाइक खरीदी, डिस्कवर की बाइक खरीदी। पहली जो मेरी बाइक थी दैट वाज डिस्कवर बाइक। आई बॉट दैट इन 2006 व्हेन आई डिड माई सीए इंटर, ठीक है। तो अब देखिए, जिस बंदे से मैंने वो बाइक खरीदी उसके ऊपर उस बंदे ने लोन ले रखा था और उसने मुझे बता भी दिया कि मैं आपको बाइक अपनी बेच रहा हूँ, ये उसका ऑनरशिप का जो क्या बोलते हैं उसको आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बट इस बाइक के ऊपर लोन है, ठीक है। तो आप ये 40,000 की मैं बाइक आपको बेच रहा हूँ, ठीक है, 20 मैंने देना है लेंडर का, ठीक है, जो आप देंगे, और 20 आप मुझे दे दीजिए। तो हमारे बीच में एक एफिडेविट लिखा गया, हलफनामा लिखा गया, ठीक है, कि हाँ भी ये बाइक जो है मैंने उससे 40,000 की खरीदी है और 20 मैंने उस पार्टी को दे दी और 20 मैंने कहा कि मैं क्या है कि जो लेंडर है जिससे उसने लोन ले रखा था मैं उसको पे करूंगा इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो यानी कि अब मैंने जब बाइक कर ली है, अब पता लगे कल को कि उसके ऊपर तो एक और लोन चल रहा है, ठीक है, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि हाँ भी जो बात हुई है, ठीक है, वो तो ठीक है, बट अदरवाइज क्या है कि मैं मान के चलूंगा कि जो बाइक है ये फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस है, यानी किसी प्रकार का कोई लॉ चॉइस में नहीं है, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब कहते हैं कि जब जो वारंटी है एज टू क्वालिटी और फिटनेस, अब देखिए जैसे अब आपको याद होगा इम्प्लाइड कंडीशन में हमने पढ़ा, इम्प्लाइड कंडीशन में हमने पढ़ा, ठीक है, वहां पे क्या था कि जहां पे जो बायर है, जो बायर है वो सेलर की जो नॉलेज है, उसका जो स्किल है उसके ऊपर रिलाई करता है, तो मान के चला जाएगा कि हाँ जो गुड्स हैं जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बायर द्वारा खरीदी जा रही हैं उस पर्पस के लिए वो सूटेबल है, उस पर्पस के लिए क्या है वो सूटेबल है, ठीक है। अब कहते हैं कि देखिए यहाँ पे वारंटी है एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड, बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड, यानी अगर हमारा एक जो बिजनेस है उसमें एक प्रथा चलती आ रही है, एक ट्रेडिशन, एक कस्टम चलता आ रहा है, ठीक है, यूजर्स चलती आ रही है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और इस प्रकार की होती है या प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिटनेस एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ होती है, ठीक है। तो फिर क्या है कि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, फिटनेस है, उस पर्टिकुलर टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड, ये एक इम्प्लाइड वारंटी बन जाती है अगर ये क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड चलती आ रही है। नेक्स्ट है जिसे हमने डिस्कस पहले ही किया था, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, यानी जब सेलर बायर को गुड्स बेचता है तो ही इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। बट मान लीजिए क्या है कि अब बायर और जो सेलर के बीच में ये रूटीन में ये अब कॉन्ट्रैक्ट चलता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलर द्वारा बायर को रूटीन में बेचा जाता है। अब बायर को पहले ही पता है बाय द यूजर ऑफ ट्रेड या बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन देम, बायर को पहले ही पता है कि हाँ ये गुड्स तो डेंजरस नेचर की है जो मैं बाय कर रहा हूँ सेलर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेलर डिस्क्लोज नहीं भी करता तो चलेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। तो कहते हैं कि इम्प्लाइड वारंटी वो होती है जो बाय क्या है, प्रजम्पशन ऑफ लॉ एक प्रज्यूम की जाती है, ठीक है, प्रजम्पशन ऑफ लॉ मान के चली जाती है। बट इसमें 3 चीजें याद रखनी है। जहां पे पार्टीज के बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ है तो ये जो एक इम्प्लाइड वारंटी है उसको हटाया जा सकता है, इम्प्लाइड वारंटी को हटाया जा सकता है। या फिर क्या है कि जो कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज है उसके द्वारा क्या है कि इम्प्लाइड वारंटी हट सकती है, ठीक है। या फिर क्या है, बाय यूजर ऑफ ट्रेड। फिर कहते हैं कि इम्प्लाइड वारंटी कौन कौन सी होती है। एक तो हो गया कि जो वारंटी एज टू फिटनेस और क्वालिटी बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड, बाय यूजर ऑफ ट्रेड, ठीक है। और दूसरा है कि जो बायर है, ठीक है, उसको क्या है कि किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जब वो गुड्स बाय कर लेता है, यानी अनडिस्टर्ब पोजीशन उसको मिलनी चाहिए। और गुड्स जो बायर बाय कर रहा है, ठीक है, वो क्या है कि फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग किसी प्रकार का लोन या किसी प्रकार का झगड़ा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गुड्स का जो डेंजरस नेचर है उसको डिस्क्लोज करे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। आइए इसको अब रीड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला क्या है, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन।
वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। तो इसमें क्या कहते हैं, जिसमें बताया आपको कि एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड्स, दैट इज टू से इफ द बायर हैविंग गॉट पोजीशन ऑफ द गुड्स इज लेटर ऑन डिस्टर्ब्ड इन हिज पोजीशन इज एंटाइटल्ड टू सू द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, तो यानी कि जब बायर ने गुड्स बाय कर लिए हैं तो इट इज प्रिज्यूम दैट ही विल हैव द राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी without any interference or without any disturbance. If any interference is made, then the buyer has the right to claim the damages. That means there is a warranty and that warranty is being breached, then the buyer shall have the right to claim damages from the seller. Okay. Next is warranty as to non-existence of encumbrance. अब जिसमें बताया कि बायर जो है वो प्रिज्यूम करके चलेगा किसी प्रकार की क्या है इनकम्बरेंस क्या है कि गुड्स के ऊपर नहीं होंगी, किसी प्रकार का झगड़ा या किसी प्रकार का लोन उसके ऊपर नहीं है, वो ही प्रिज्यूम करके चलेगा। ठीक है, अगर बायर क्या है कि गुड्स को बाय करता है इन गुड फेथ, उसका प्राइस पे करता है, तो बायर को क्या है कि पूरा अनडिस्टर्ब पोजीशन उसको लेने का अधिकार होगा और वो गुड्स को यूज कर सकता है क्योंकि उसने मान के चला है कि गुड्स क्या है फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंस है। ठीक है, तो कहते हैं एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस। ठीक है, तो मान के चलेगा कि गुड्स क्या है बिना किसी चार्ज किए, यानी किसी ने उसके ऊपर मतलब कि जो सेलर है उसने एज ए सिक्योरिटी उसको किसी के पास रखा नहीं है। ठीक है, इन फेवर ऑफ द थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर्ड और नॉन टू बायर बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू। जब बायर ने कुछ बाय किए हैं ना उससे पहले या उस समय जब कुछ बाय कर रहा है उस समय तक उसको पता ही नहीं है कि इस गुड्स के ऊपर क्या है कोई चार्ज है, इस गुड्स के ऊपर कोई लोन चल रखा है या ये गुड्स एज ए सिक्योरिटी है किसी के पास। ठीक है, थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी से लोन ले रखा है इस गुड्स के अगेंस्ट। अब बायर जो है फॉर मनी कंसिडरेशन फॉर प्राइस ही इज बाइंग द गुड्स इन द गुड फेथ, तो बायर के पास ये अधिकार है ठीक है कि वो गुड्स को क्या है फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस उसको यूज कर सके। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, तो कहते हैं ए प्लेजेस हिज कार विद सी फॉर द लोन ऑफ ₹15,000 एंड प्रॉमिसेस हिम टू गिव इट्स पोजीशन इन द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ए ने कहता है कि अपनी जो कार है वो प्लेज रखी है सी के पास। ठीक है, और उसके बदले क्या है कि 15,000 रुपये ले लिए और कहता है कि हाँ पोजीशन आप जो प्लेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पोजीशन तो वैसे होता है कि साथ के साथ दी जाती है जब हम गोल्ड लोन लेने जाते हैं। तो गोल्ड लोन में क्या होता है कि हम उधार पे पैसा लेते हैं, गोल्ड रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि जो पोजीशन है मैं कल दे दूंगा, पैसे आज ही ले लिए। ठीक है, अब कहता है ए ने क्या चालाकी बरती, ठीक है, उसने इमीडिएटली कार इसको भेज दी बी को। अब बी को पता ही नहीं है कि इस कार के ऊपर क्या है कि सी की पोजीशन है। ठीक है, क्या है प्लेज है। ठीक है, सी का क्या स्पेशल राइट है ऑन दिस कार टू टेक द पोजीशन ऑफ द कार। ठीक है, हु परचेज इट इन गुड फेथ विदाउट नोइंग द फैक्ट बी। ठीक है, विदाउट नोइंग द फैक्ट, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि ये जो कार है प्लेज रखी गई है बाय ए विद द सी। ठीक है, बी में आइदर आस्क ए टू क्लियर द लोन और हिमसेल्फ में पे द मनी एंड देन फाइल ए सूट अगेंस्ट ए फॉर रिकवरी ऑफ मनी विद इंटरेस्ट। तो बी क्या कर सकता है, ए को बोलेगा भैया पैसा दे उसका, किसका, ठीक है सी का। सी ए से, ए ने सी से कितना रुपया लिया था 15,000, तो क्या है कि बी ए को बोलेगा सी का पैसा दे 15,000। ठीक है, और क्या है कि और फिर बाद में ए के खिलाफ क्या है, या फिर क्या कर सकता है कि वो सी को पैसे खुद दे देगा। ठीक है, जिससे लोन लिया था ए ने, और क्या है कि फिर ए के खिलाफ वो केस फाइल करेगा अपने पैसे जो रिकवर करने के लिए जो उसने सी को दे दिए हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यानी कि बी के पास अधिकार है कि उसने गुड जो खरीदी है वो इन गुड फेथ खरीदी है, तो बी के पास ये अधिकार है, बी के पास राइट है कि हाँ वो ये प्रिज्यूम करके चले कि जो गुड्स हैं फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस वो है। ठीक है जी, तो चलिए थर्ड है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये कब लग रहा है, बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, और इम्प्लाइड कंडीशन में क्या था, जहाँ पे बायर ने रिलाई किया है सेलर की जो टैलेंट है, स्किल है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर गुड्स। आपको याद होगा वो दांत वाली एग्जाम्पल थी। ठीक है, टीथ वाली एग्जाम्पल थी। ठीक है, ए ने डॉक्टर को बताया मुझे टीथ चाहिए डालने के लिए मुंह में। ठीक है, तो अब डॉक्टर ने जिसको टीथ दिए, ठीक है, तो उसके लिए अनसूटेबल थे। ठीक है, उसके फिट नहीं होते थे माउथ में, तो ए के पास राइट था वो जो टीथ थे उसको रिटर्न करने का, क्योंकि जिस पर्पस के लिए ठीक है उसने बाय किए थे और वो पर्पस उसने बता भी दिया था डॉक्टर को। ठीक है, इवन देन वो जो टीथ थे दैट वर अनसूटेबल फॉर हिज माउथ, तो ही हैड द राइट टू रिटर्न दैट टीथ, यानी कि वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडिएट कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है कि जो बाय यूजर ऑफ ट्रेड है, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजर ऑफ ट्रेड। वहाँ पे क्या था, स्किल पे क्या है कि रिलाई किया था बायर ने, किसकी, सेलर की। एन इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड और अटैच्ड बाय यूजर्स ऑफ
trade by user of trade. Regarding implied condition or warranty as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied, the rule is let the buyer beware. वैसे तो कहते हैं कि देखो हमने ये पहले वहां भी डिस्कस किया था, इम्प्लाइड कंडीशन की बात की थी पिछले वीडियो में, तो वहां पे भी ऐसे ही था कि कहते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि जो गुड्स की क्वालिटी और फिटनेस की बात आती है तो लेट द बायर बिवेयर, यानी कैवेट एम्बेडर का नियम लागू होता है। लेट द बायर बिवेयर, लेट द बायर बिवेयर का नियम लागू होता है, ठीक है, कैवेट एम्बेडर का, यानी कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स को वो अच्छे से देख ले, ठीक है। अगर वो गुड्स को अच्छे से नहीं देखता तो ये गलती किसकी है, बायर की है, ठीक है। That means the seller is under no duty to reveal unflattering truths about the goods sold, but this rule has certain exception, ठीक है। तो वैसे तो क्या है कि सेलर की किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वो बताए कि गुड्स में ये प्रॉब्लम है या कुछ है, ठीक है, बट कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे हमने बात की अभी, जैसे डेंजरस नेचर है गुड्स की, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है डिस्क्लोज करना कि ये गुड्स क्या है, डेंजरस नेचर की है, उसको इस तरीके से आपने यूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, वेयर द गुड्स आर डेंजरस इन नेचर एंड बायर इज इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर, तो सेलर मस्ट वार्न द बायर ऑफ प्रोबेबल डेंजर। इफ देयर इज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, आपको पता ही है, फिर तो बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो याद रखना है अच्छे से कि जो इम्प्लाइड वारंटी है उसमें क्या आया, एक तो क्या है कि फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस है, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, ठीक है। जो बायर है ये मान के चलेगा कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज या लोन वगैरह नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अनडिस्टर्ब पोजीशन, यानी बायर को किसी प्रकार की बाद में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अनडिस्टर्ब पोजीशन, ठीक है। फिर क्या है कि जो क्वालिटी और फिटनेस, ठीक है, एम्प्लॉयड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, जो क्या है बाय यूजर ऑफ ट्रेड, बाय यूजर ऑफ ट्रेड, ठीक है, बाय यूजर ऑफ ट्रेड। लास्ट क्या है, ठीक है, जो डेंजरस नेचर डिस्क्लोज करना है, ठीक है, जो डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है, ये आपको याद अच्छे से रखना है। देखो लिखने का फायदा क्या होता है, लिख लिख के याद हो जाता है, ठीक है जी, लिख लिख के याद हो जाता है। देखो एक बंदे का जैसे ना कहते हैं तरीका होता है हर बंदे का पढ़ने का, तो मेरा तरीका तो ये रहा है कि मैंने जो भी चैप्टर पढ़ा उसको एक बार लिख के देख लिया, ठीक है। जब हम लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा तो पता लग जाता है हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, भूल रहे हैं तो मतलब ये चीज़ हमें भूलती है, तो दोबारा एक बार देख लिया, अच्छे से रिटेन कर लिया, कुछ दिन बाद फिर लिख के देख लिया, तो चीज़ें अच्छे से रिटेन हो जाती हैं फिर, ठीक है ना। तो चलिए, तो नेक्स्ट है बेटा, नियम है किस चीज़ का, कैवेट टेम्परेचर का। तो कैवेट टेम्परेचर क्या होता है, जब हमने कई बार बात की, ठीक है, पिछली वीडियो में भी हल्का सा डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस किया। कैवेट टेम्परेचर का मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर। देखो पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ नहीं था, तो अब तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आ चुका, ठीक है। उसके बाद इसको अमेंड भी किया गया 2019 में, नया आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। तो देखिए कैवेट टेम्परेचर का नियम क्या था, कहते हैं कि देखिए जो बायर है जब गुड्स बाय करता है, ठीक है, तो अच्छे से छानबीन ले, ठीक है, उसको अच्छे से एग्जामिन कर लेना चाहिए कि गुड्स जो है उसके पर्पस के लिए सूटेबल है या नहीं है, गुड्स जो है उसकी जो गुड्स की जो फिटनेस है या क्वालिटी है वो सही है कि नहीं है। अब पहले वो बाय कर लेता है, बाद में वो शोर मचाता है फिर, है कि नहीं, क्योंकि जब गुड्स सेल हो जाती हैं तो प्रॉपर्टी जो है, जो ओनरशिप है, वो पास ऑन हो जाती है बायर को, और जो जितने भी रिस्क है वो भी पास ऑन हो जाते हैं किसको, बायर को। तो बाद में अगर बायर शोर मचाता है कि देखिए कि हाँ भी उसने डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, तो गलती किसकी है, ये बायर की है, गलती किसकी है, बायर की है, ठीक है। तो तभी कहते हैं कि कैवेट एम्बेटर लेट द बायर बिवेयर, लेट द बायर बिवेयर, ठीक है ना। तो चलिए इसको रीड करते हैं, सिंपल है बिल्कुल। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स द डॉक्ट्रिन कैवेट एम्बेटर means let the buyer beware. When seller display their goods in the open market, it is for the buyers to make a proper selection or choice of goods. ठीक है नहीं, जो बायर ने गुड्स अपनी रख दी हैं, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू सेलेक्ट द गुड्स, टू मेक द चॉइस। उसको सही लगेगा वो बाय करे, सेलर कौन सा धक्का कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप सब्जी की एक रेडी पे जाते हैं, तो वहां सब्जियां पड़ी हुई हैं, ठीक है, अब आपने चूज की, लिफाफे में डाली, तुलवाई और घर ले गए, घर जाके पता लगा थोड़ा सा बीच में से खराब है, और सेलर बाउंड नहीं है कि वो उसको वापस ले फिर बदल के दे, है कि नहीं। ऐसे सेलर तो इसी काम में लगा रहेगा, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर व्हेन ही
buying the goods, he needs to examine that. He needs to examine that whether the goods are suitable for his purpose or his fitness. ठीक है, it is the responsibility of the buyer. If buyer without examining the goods buy the goods, then he is responsible himself, not the seller. This is called rule of caveat emptor. Okay, if the goods turn out to be defective, he cannot hold the seller liable. ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, जो लेडीज होती हैं, खासकर मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी और मेरे वाइफ, तो जब भी कोई शॉपिंग करके आते हैं तो मुझे पक्का पता होता है कि ये शाम को या कल दोबारा ये वापस जाएंगे। ठीक है, मान लो दुपट्टा भी लेके आए मार्केट से 100 रुपये का या 200 रुपये का। ठीक है, अगले दिन क्या होता है, उसको जाना होता है। ठीक है, अब क्या है कि हाँ, ये दुपट्टे में तो ये कलर सही नहीं है, इससे मैच नहीं कर रहा। ठीक है, पहले पहली बार में वो फाइनल नहीं होता उनका कभी भी। तो और जब भी वो खरीदते हैं उसको बात करके आते हैं कि देखो जी कुछ कमी निकल के वापस कर लोगे। वो कहते हैं कि वापस तो नहीं करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। कि चलो ठीक है, रिप्लेस तो कर लोगे, मतलब वो एक पक्का हो गया, भाई रिप्लेस तो होगा ही होगा। उन्होंने वहाँ से बाई करना ही नहीं है जहाँ उनको पता रिप्लेस होना ही नहीं है, कि उनको पता है कि हमें तो रिप्लेस करना ही करना है। ठीक है, तो ये क्या है कि अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलो ये तो एक रिलेशन है सेलर के साथ। ठीक है, पुराना एक होता है जैसे, ठीक है, वो बदल देता है। अदरवाइज ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको रिप्लेस करना या, ठीक है, क्योंकि ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो कुछ बाय कर रहा है उसको अच्छे से चेक कर ले। बट हाँ, यहाँ तो मदर मेरी ने क्या था, एग्रीमेंट पहले ही कर लिया, पहले ही बता दिया, ठीक है, मैं कल फिर तुमको परेशान करूंगी, है कि नहीं। तो ये क्या है कि ये तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो गया, ये तो सेलर को सुनना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए, द सेलर इज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ बायर। तो बायर की बैड सिलेक्शन है, बायर अगर गलत चीज चूज करता है तो बायर हिमसेल्फ इज लायबल। द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन गुड्स विच ही इज सेलिंग। ठीक है, तो सेलर की कोई जिम्मेवारी नहीं है डिस्क्लोज करना कि हाँ भी इस प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट हैं। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर टू एग्जामिन द गुड्स। ठीक है, तो चलिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स दैट द गुड्स विल सर्व द पर्पस फॉर विच दे आर बीइंग बॉट। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू चेक द गुड्स वेदर द गुड्स आर सुटेबल फॉर हिज पर्पस। If the goods turn out to be defective or do not serve this purpose, or if it depends on his skill or judgment, the buyer cannot hold seller responsible। देखिए, जब बायर सेलर की स्किल पे डिपेंड कर रहा था, जब बायर सेलर की स्किल पे डिपेंड कर रहा था और सेलर ने फिर अपनी स्किल लगा के दिमाग लगा के गुड्स दिए हैं, फिर तो सेलर लायबल है। तो फिर तो बायर ने क्योंकि बता दिया है सेलर को मुझे इस पर्पस के लिए, इस पर्पस के लिए क्या है, गुड्स चाहिए। अगर वो गुड्स उस पर्पस को डिफीट करती हैं, उस पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर तो ये क्या होती है, ये तो एक कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि बायर ने पहले ही बता दिया था, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा और सेलर को गुड्स वापस लेनी ही पड़ेंगी और पैसे उसको वापस देने पड़ेंगे, है कि नहीं, क्योंकि वहां तो बता दिया था। पर जहां बायर अपना दिमाग लगाता है, ठीक है, वो अपने स्किल पे डिपेंड करता है और वो गुड्स को चॉइस खुद करता है, तो खुद वो लायबल होता है। दिस इज द नियम ऑफ कैवेट एम्पटर। द रूल ऑफ कैवेट एम्पटर इज लेड डाउन in section 16. We state that subject to the provisions of this act or of any other law for the timing in force, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale। क्या कहते हैं कि जो रूल ऑफ कैवेट एम्पटर है दैट इज गिवन इन सेक्शन 16, वहां पे कहते हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। यानी कि इस एक्ट में जो बताया गया जैसे इम्प्लाइड कंडीशंस है, इम्प्लाइड वारंटी है, ये तो मान के चला ही जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अगर किसी और लॉ में लिखा है कि ये चीज़ तो इसमें होनी चाहिए, तो ठीक है, वो कंडीशन या वारंटी पूरी होनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं कि किसी प्रकार की कोई इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं मानी जाएगी, कि किसी प्रकार की इम्प्लाइड या कंडीशन या वारंटी नहीं मानी जाएगी रिगार्डिंग क्वालिटी और फिटनेस। देखिए, इम्प्लाइड कंडीशन में जब हमने पढ़ा था एज टू क्वालिटी और फिटनेस, वहाँ तो था कि बायर ने सेलर के स्किल के ऊपर रिलाई किया है। ठीक है, और वो गुड्स जो हैं फिर सूटेबल होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ बायर। ठीक है, यहाँ पे था बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड। अगर बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड एक गुड्स जो है वो क्या एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट है, ठीक है, क्वालिटी उसकी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है, तभी क्या है कि वो क्या है, वो इम्प्लाइड वारंटी मानी जाएगी। अदरवाइज किसी प्रकार की रिगार्डिंग क्वालिटी और फिटनेस किसी प्रकार की इम्प्लाइड वारंटी या इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती। ठीक है, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अगर किसी और कानून में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए तो फिर वैसा होना चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड।
पहला, if the buyer had made known to the seller the purpose of this purchase, अगर बायर ने सेलर को बता दिया मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए, और बायर ने क्या है कि सेलर की स्किल के ऊपर रिलाई किया है, उसकी जजमेंट के ऊपर रिलाई किया है, तो सेलर का बिजनेस ही क्या है, उस प्रकार की गुड्स को बेचने का, तो इसे बोलते हैं फिर तो इम्प्लाइड कंडीशन हो जाएगी। सेलर को उसी प्रकार की गुड्स देनी पड़ेंगी इस प्रकार की क्या है गुड्स उसने बताई हैं, तो ये तो एक प्रकार की इम्प्लाइड कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अगर क्या है इसका ब्रीच हुआ है तो फिर तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या है रेपुडिएट किया जा सकता है, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बाय द बायर। ठीक है, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बाय द बायर। ठीक है ना, चलिए फिर कहते हैं एग्जाम्पल 1 है, ए सोल्ड पिग्स टू बी, दिस पिग्स बीइंग इन्फेक्टेड caused typhoid to other healthy pigs of the buyer. It was held that the seller was not bound to disclose that the pigs were unhealthy, a rule of law being देखिए पिग्स बेचे, टाइफाइड था, और बेचारे बायर के बाकी पिग्स को भी टाइफाइड कर दिया, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बताए कि इसको टाइफाइड है, तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक कराए थर्मामीटर लेके भी, हाँ इसको कितना बुखार है पिग को, है कि नहीं, तो बढ़िया है लो। चलिए नेक्स्ट है, ए परचेज द हॉर्स फ्रॉम बी, ए नीडेड द हॉर्स फॉर राइडिंग बट ही डिड नॉट मेंशन दिस फैक्ट टू बी, आप बताया ही नहीं किस पर्पस के लिए चाहिए, तो आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की थोड़ी ना है कि बताए कि यहाँ भी इस पर्पस ही अचीव हो पाएगा नहीं हो पाएगा इससे। द हॉर्स इज नॉट सुटेबल फॉर राइडिंग बट इज सुटेबल ओनली फॉर बीइंग ड्रिवन इन द कैरेज, मतलब घोड़ा काट के लिए है वो, ठीक है, तो वो घोड़ा गाड़ी के लिए है ना कि वो दौड़ाने के लिए। कैवेट टेम्पटर रूल अप्लाइज हेयर, क्योंकि वहाँ ए ने कुछ बताया ही नहीं उसको कि किस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए मुझे, तो पर्पस तो बताया ही नहीं है, तो ये जो कंडीशन है वो वहाँ लगती है जहाँ क्या है कि जो बायर है वो बता दे मुझे इस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, ठीक है, और जो सेलर है उसका क्या है वो रूटीन में उस प्रकार की गुड्स पे डील करता है कि नहीं। नेक्स्ट एक्सेप्शन, तो कहते हैं कैवेट टेम्पटर की कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, कैवेट टेम्पटर की क्या है कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, मान के चला जाता है इन केसेस में कि हाँ कि यहाँ पे लेट द बायर बिवेयर का रूल लागू नहीं होगा, बहुत सिंपल है, काफ़ी तो हम पहले ये पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, अब आपको समझ आएगा क्या। पहले क्या है फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूजेस, ये हमने अभी पढ़ा कि जहाँ बायर ने सेलर को बता दिया है कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वालिटी की या इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, और बायर सेलर की क्या है जो जजमेंट है या नॉलेज है उस पर विश्वास कर रहा है, और सेलर का काम ही क्या है कि उसी प्रकार की उसी डिस्क्रिप्शन की गुड्स में डील करना, तो यहाँ पे कैवेट टेम्पटर का नियम लागू नहीं होगा कि बायर ने सेलर को पर्पस क्या है बता दिया है, ठीक है ना। तो कहते हैं वेयर द बायर मेक्स नॉन टू सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, बायर ने क्या है सेलर को पर्पस बता दिया है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, तो एज टू शो दैट ही रिलाइज ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट एंड द गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन विच इज कोर्स ऑफ सेलर बिजनेस टू सप्लाई, सेलर का रूटीन का काम ही क्या है उसी प्रकार की गुड्स को सप्लाई करना, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सप्लाई सच गुड्स एज अ रीजनेबली फिट फॉर दैट पर्पस, तो बायर जहां बता देता है कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मुझे गुड्स चाहिए और बायर इज रिलाइंग अपॉन द स्किल और जजमेंट ऑफ द सेलर, तो गुड्स मस्ट फिट द पर्पस ऑफ बायर, इफ इट डजंट फिट द पर्पस ऑफ बायर तो फिर क्या है कि जो बायर है वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है और जो पैसे उसने पे किए हैं वो वापस ले सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, कहते हैं एन ऑर्डर वॉज प्लेस फॉर सम ट्रक्स टू बी यूज फॉर हैवी ट्रैफिक इन हिली कंट्री, द ट्रक्स सप्लाइड बाय सेलर वर अनफिट फॉर दिस पर्पस एंड ब्रोक डाउन, दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू फिटनेस, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑर्डर जो प्लेस किया गया था वो बताया क्या था कि हैवी जो गुड्स हैं उसको लोड करना है हमें, ठीक है, तो अब जो ट्रक जो दिया गया उसको, ठीक है, वो उस पर्पस के लिए था ही नहीं, ठीक है नहीं, जो हिली एरिया में कहता है कि हमें जो हैवी लोड उसमें लेके जाना है, और जो ट्रक दिया गया उस एरिया में वो चल ही नहीं सकता था, ठीक है, उसका टूट फूट हो गया उस ट्रक का, तो अब बायर इसको वापस कर सकता है क्योंकि उसने पहले ही पर्पस उसको बता दिया था, ठीक है। फिर इन प्रीस्ट वर्सेस लास्ट एक केस लॉ है, पी ए ड्रेपर परचेज ए हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम ए रिटेल केमिस्ट, पी आस्क्ड द केमिस्ट इफ इट वुड स्टैंड बॉइलिंग वाटर, केमिस्ट टोल्ड हिम दैट द बॉटल वाज मेंट टू होल्ड hot water. The bottle burst when the water was poured into it and injured his wife. It was held that the chemist shall be liable to pay damages to P as he knew that bottle was purchased for the purpose of being used as a hot water bottle. ठीक है, तो देखिए सीधा सीधा बायर ने बता दिया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसमें मुझे गर्म पानी डालना है, और केमिस्ट ने कहा कि हाँ ये जो
बोतल है ये हॉट वाटर होल्ड कर लेगी। अब जैसे उसने गर्म पानी डाला तो बोतल क्या है ब्लास्ट कर गई, ठीक है, टूट गई। अब क्या है कि जो सेलर है, केमिस्ट है, ठीक है, उसके लिए लायबल है, ठीक है। चलिए, वेयर द आर्टिकल कैन बी यूज फॉर, कि यहाँ पे था क्या, क्योंकि उसने बता दिया था, पर्पस डिस्क्लोज कर दिया था कि मुझे उस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, ठीक है। वेयर द आर्टिकल कैन बी यूज फॉर ओनली वन पर्टिकुलर पर्पस, द बायर नीड नॉट टेल द सेलर द पर्पस फॉर विच ही रिक्वायर्ड द गुड्स, बट वेयर द आर्टिकल कैन बी यूज फॉर ए नंबर ऑफ पर्पसेस, द बायर शुड टेल द टेलर द पर्पस फॉर विच ही रिक्वायर्स द गुड्स, ही वांट्स टू मेक द सेलर रिस्पॉन्सिबल। देखिए, अगर एक गुड्स का पर्पस ही एक है, एक गुड्स एक ही पर्पस के लिए यूज हो सकती है, उसका कोई और पर्पस यूज ही नहीं होता, किसी और पर्पस के लिए वो यूज ही नहीं होती, तो बायर का कहना कि मुझे इस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए या नहीं चाहिए वो मैटर करता ही नहीं है। एक गुड्स जब यूज ही एक पर्पस के लिए हो सकती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक क्या है कि जैसे अब ये पेन है, ठीक है, इस पेन को क्या है कि आप एक लैपटॉप पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब पता है कि ये पेन है, एक स्टाइलस है, यूज ही किस पे हो सकता है, इसी पे हो सकता है, ठीक है। तो उसका एक पर्पस ही एक ही है और किसी जगह पे यूज ही नहीं होगा। ये एचपी का पेन है तो एचपी के लैपटॉप पे यूज होगा और कहीं यूज ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहाँ पर्पस का बताना या ना बताना मैटर करता नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज ही एक पर्टिकुलर काम के लिए हो सकता है। बट हाँ, अगर एक प्रोडक्ट कई पर्पस के लिए यूज हो सकता है तो वहाँ पे फिर बायर को बताना पड़ेगा कि हाँ, कि मुझे इस पर्पस के लिए प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या है कि फिर बायर क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि फिर कैवेट टेम्पटर का नियम लागू हो जाएगा। अगर बायर बता नहीं रहा कि मुझे किस पर्पस के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट का यूजेज तो कई कामों के लिए है, ठीक है। अगर उसने प्रोडक्ट दे दिया सेलर ने और उसके पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा तो सेलर लायबल नहीं है उसको रिटर्न करने के लिए, क्योंकि बायर ने बताया ही नहीं कि किस पर्पस के लिए वो उसको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज आगा मोहम्मद। टिम्बर वॉज परचेज फ्रॉम द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ यूजिंग इट एज रेलवे स्लीपर्स एंड व्हेन इट वाज फाउंड टू अनफिट फॉर द पर्पस, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कुड बी अवॉइडेड। कहता टिम्बर बताया गया था कि हमें लकड़ी या टिम्बर चाहिए इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए। अब वो जो टिम्बर था दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर द रेलवे स्लीपर्स, ठीक है, वो जो पर्पस तो पहले ही बता दिया गया था, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, जब बायर क्या है सेलर की जजमेंट पे ये बिलीव करता है कि हाँ कि जो सेलर जो कुछ दे रहा है वो क्या है कि बायर के जो पर्पस में के लिए फिट होंगी, ठीक है। और सेलर का काम है उस गुड्स में रूटीन में डील करना, तो फिर क्या है कि अगर बायर को वो गुड्स नहीं मिलती उसके पर्पस के अकॉर्डिंग तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। जितनी मर्जी एग्जाम्पल पढ़े जाओ, ठीक है, बात तो वही आएंगी। ये कहते हैं कि जहाँ पे गुड्स परचेज की गई हैं अंडर द पेटेंट और ब्रांड नेम, आप बताना या ना बताना मैटर ही नहीं करता, क्योंकि गुड्स अंडर द ब्रांड नेम है। इन केस वेयर द गुड्स आर परचेज अंडर इट्स पेटेंट नेम और ब्रांड नेम, there is no implied condition that goods shall be fit for any particular purpose, ठीक है। एक पर्टिकुलर ब्रांड है, ठीक है, कैनन का ब्रांड है, ठीक है, या पैनासोनिक का ब्रांड है, या ओप्पो का है, या कुछ है, तो किसी एक ब्रांड नेम के अंडर आप गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या है कि वहाँ पे क्या है कि कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स होंगी, क्योंकि देखिए वहाँ जो कोई ब्रांड कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो सब बताया होता है कि ये डिटेल में कि ये गुड्स किस किस पर्पस के लिए होती हैं, ठीक है। उस पर्पस के लिए ऑब्वियसली वो गुड्स यूज हो जाती हैं फिर आगे, ठीक है। जब गुड्स आप खरीदते हैं अंडर द ब्रांड नेम या अंडर द पेटेंट, तो वहाँ पे ऐसा कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है कि क्या है कि आप आपके पर्पस के अकॉर्डिंग वो गुड्स होंगी, ठीक है, क्योंकि वो लिखा होता है कि हाँ भाई ये गुड्स इस पर्पस के लिए हैं, ठीक है। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे गुड्स सेल कैसे की गई हैं, बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो गुड्स आपको पता है कि जहाँ डिस्क्रिप्शन द्वारा होती हैं तो वहाँ पे बल्क मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सॉरी, जो गुड्स हैं वो मैच करनी चाहिए किसके द्वारा, डिस्क्रिप्शन द्वारा वो मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे कैवेट टेम्पटर का नियम लागू नहीं होता। तो सेलर ने अगर गुड्स ऐसी भेज दी जो क्या है कि मैच ही नहीं कर दी, ठीक है, सेलर ने गुड्स ऐसी भेजी जो मैच ही नहीं करती डिस्क्रिप्शन के साथ, तो बायर गुड्स को रिटर्न कर सकता है। तो वहाँ पे गुड्स बायर को क्या है कि जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा कि उसने चेक नहीं किया, क्योंकि उसने डिस्क्रिप्शन बता दी है। अब गुड्स जो आई है वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करती तो बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इफ इट इज नॉट सो देन सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। गुड्स मैच नहीं करती डिस्क्रिप्शन के साथ तो बायर गुड्स को रिटर्न कर सकता है, पैसे वापस ले सकता है अगर दे रखे हैं उसने, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। Where the goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description, there is an implied condition that the goods are of merchantable quality. Merchantable quality आपको याद ही होगा
कि जो प्रोडक्ट नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स वाला बंदा तो एक ऑर्डिनरी कॉस्ट में जो गुड्स खरीदता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कि गुड्स जो है मर्चेंटेबल क्वालिटी के। हमने एग्जांपल ली थी कि जैसे मान लीजिए मैंने अमेजोन से एक मोबाइल खरीदा, तो मैं एक प्रिज्यूम करके चलूंगा कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई स्क्रैच नहीं होगा, बिल्कुल जो ब्रांड न्यू मोबाइल मुझे मिलेगा, यानी कि दैट इज कॉल्ड मर्चेंटेबल क्वालिटी, ठीक है। तो रूल ऑफ कैवेट टेम्परेचर इज नॉट एप्लीकेबल बट वेयर द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स दिस रूल शैल अप्लाई इफ द डिफेक्ट्स वर सच विच ought to have not been revealed by ordinary examination। कहते कि देखिए वैसे तो क्या होता है कि गुड्स जो है वो मर्चेंटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है, गुड्स जो है मर्चेंटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर मर्चेंटेबल क्वालिटी की नहीं है तो बायर गुड्स को रिटर्न कर सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट डेप्रिडेट कर सकता है, वहाँ कैवेट टेम्परेचर का नियम लागू नहीं होगा। बट कहते कि देखिए जब बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिली थी, बायर वॉज गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स बट ही डिड नॉट एग्जामिन दैट प्रॉपर्ली, तो कौन लायबल? बायर लायबल। तो वहां पर फिर कैवेट टेम्परेचर का रूल लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट भी ऐसे ही है, सेल बाय सैंपल। तो सैंपल में क्या होता है कि जब गुड्स बाय सैंपल खरीदी जाती हैं तो जो बल्क गुड्स हैं दैट मस्ट कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल, यानी कि जो बल्क गुड्स हैं वो मैच करने चाहिए किसके साथ? सैंपल के साथ। अगर वो सैंपल के साथ मैच नहीं कर रही तो गलती किसकी है? सेलर की। तो बायर जो है वो गुड्स रिटर्न कर सकता है। बायर क्या है? गुड्स रिटर्न कर सकता है कि जो बल्क पार्ट ऑफ गुड्स इज नॉट मैचिंग विद द सैंपल। क्लियर है ना? ठीक है, तो चलिए, तो यहां पे भी कैवेट टेम्परेचर का नियम लागू नहीं हुआ। फिर है कि गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो आपको याद होगा कि जहां गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बेची गई हैं तो बल्क जो गुड्स हैं वो सैंपल से भी और डिस्क्रिप्शन से भी मैच होनी चाहिए। अगर वो सैंपल से मैच हो रही है, डिस्क्रिप्शन से नहीं हो रही, या फिर वाइस वर्सा, तब भी क्या है कि बायर जो है वो गुड्स रिटर्न कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल सिंपल है। चलिए, फिर है कि ट्रेड यूजर्स। ट्रेड यूजर्स क्या है कि एक तो कस्टम चलता आ रहा है, ट्रेडिशन चलता आ रहा है, गुड्स इस पर्टिकुलर क्वालिटी की होंगी या इस प्रकार की होंगी, अगर उस प्रकार की नहीं है तो जो बायर है वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है, तो वहाँ कैवेट टेम्परेचर का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस for a particular purpose may be annexed by users of trade and if the seller deviates from that this rule of caveat emptor is not applicable। ठीक है, तो जहाँ एक यूजर ऑफ ट्रेड चलता आ रहा है, ठीक है, एक यूजर ऑफ ट्रेड चलता आ रहा है, कस्टम ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि गुड्स इस पर्टिकुलर क्वालिटी की होंगी या प्रकार की होंगी, ठीक है, तो गुड्स उस तरह की होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो बायर उसको वापस कर सकता है। ठीक है ना? चलिए, एग्जाम्पल है इसकी, इन रेडीमेड गारमेंट बिजनेस इज एन इम्प्लाइड कंडीशन बाय यूजर्स ऑफ ट्रेड दैट गारमेंट शैल बी रीजनेबली फिट ऑन द बायर। ठीक है, तो जो एक गारमेंट वाले केस में कहते हैं कि देखिए जो बायर वो फिट बैठना चाहिए और फिट नहीं बैठ रहा तो बायर उसको रिटर्न कर सकता है। तो कहते हैं कि सेलर एक्टिवली कंसील्स। ठीक है, जहाँ पे सेलर क्या है, सेलर जो है, ठीक है, वो क्या है, जानबूझ के डिफेक्ट को छिपा रहा है। सेलर क्या है कि जानबूझ के जो क्या है कि डिफेक्ट को छिपा रहा है। ठीक है, तो जहाँ सेलर एक्टिवली क्या है कि जो डिफेक्ट को कंसील कर रहा है, तो वहां पे फिर क्या है कि बायर क्या कर सकता है, अगर वो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन कर भी लेगा तो वो डिफेक्ट को ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि बड़ी चालाकी से, बड़ी फुर्ती के साथ क्या है कि जो सेलर है वो डिफेक्ट को पाने की कोशिश कर रहा है, और एक ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन, एक नॉर्मल एग्जामिनेशन से बायर जो है वो डिफेक्ट को ढूंढ नहीं पा रहा। ठीक है, तो चलिए, वेयर द सेलर सेल्स द गुड्स बाय मेकिंग सम मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एंड द बायर रिलाइज ऑन इट। ठीक है, where the seller sells the goods by making some misrepresentation or fraud and the buyer relies on it. When the seller actively conceals some defect in the goods so that same could not be discovered by the buyer on a reasonable examination, then the rule of caveat emptor will not apply. In such a case, the buyer has a right to avoid the contract and claim damages. ठीक है, तो यहाँ पे सेलर ने एक्टिवली क्या है कि जो डिफेक्ट है उसको छिपाया है, कंसील किया है। ठीक है, तो यहाँ कौन लायबल? सेलर लायबल। ठीक है जी, तो आज पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा? पहले हमने सीखा कि स्टिपुलेशन क्या होता है। स्टिपुलेशन एक ऐसी टर्म होती है जो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का असेंशियल पार्ट होती है। ठीक है, अब स्टिपुलेशन दो तरह की होती हैं, एक कंडीशन, एक वारंटी। अगर एक स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बोलते थे हम कंडीशन। ठीक है, अगर एक स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? वारंटी। इसे क्या बोलते हैं हम? वारंटी। ठीक है, और फिर याद रखिए कि अगर एक स्टिपुलेशन
क्या है, अगर एक स्टिपुलेशन क्या है कि असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो कंडीशन है, पर इसमें याद ही रखिए कि अगर कंडीशन जो है वायलेट की जाती है, अगर कंडीशन क्या है वायलेट की जाती है, ठीक है, कंडीशन अगर वायलेट होती है तो फिर क्या है कि बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, ठीक है, और बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है और क्या है कि वो जो पैसे उसने दिए हैं उसको वापस ले सकता है, ठीक है, उसको वापस ले सकता है, ठीक है ना, तो वापस ले सकता है, ठीक है। और फिर क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो वारंटी का अगर क्या है कि उसमें वायलेशन होता है, वारंटी की ब्रीच होती है, जो अगर वारंटी की ब्रीच होती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो बायर है वो केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। फिर याद रखिए जो कंडीशन है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, कंडीशन को कन्वर्ट किया जा सकता है किस चीज में, ठीक है, वारंटी में, बट वारंटी को वाइस वर्सा कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फिर कहते हैं कि हाँ कि जो कंडीशन है, ठीक है, वो दो तरह की होती है, एक्सप्रेस कंडीशन और इम्प्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस तो है जो बाय क्या है कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट द्वारा की गई है, रिटर्न या वर्बल हो सकता है वो। इम्प्लाइड कंडीशन क्या है कि जो मान के चला जाता है, जो बात प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती है कि इसमें ये कंडीशन तो होगी ही होगी, ठीक है, मान के चला जाता है कि इसमें ये कंडीशन तो होगी ही होगी, ठीक है। जैसे कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल, ठीक है, और जो क्वालिटी और फिटनेस है जहाँ पे बायर ने सेलर को बता दिया है, ठीक है, और जहाँ पे क्या है कि जहाँ पे जो कंडीशन एज टू टाइटल है, ठीक है, तो ये सारे क्या है कि इम्प्लाइड कंडीशंस हैं। फिर था इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी क्या है कि जो ये भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है कि मान के चला जाएगा कि इसमें ये चीज़ तो होगी ही होगी, ये वारंटी तो होगी होगी। जैसे क्या था जो इम्प्लाइड वारंटी थी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, ठीक है, और दूसरा था फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस, फिर तीसरा था फिटनेस और क्वालिटी बाय यूजर ऑफ ट्रेड था, ठीक है, और था कि सेलर की जिम्मेवारी है कि जो डेंजरस नेचर है उसको वो डिस्क्लोज करे, ठीक है, सेलर की जिम्मेवारी है कि वो उसको जो डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स जो है वो डिस्क्लोज करे, ठीक है। फिर था कैवेटामीटर। कैवेटामीटर का मतलब क्या होता है कि हाँ जो बायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर जो है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब गुड्स बाई करे उसको वो चेक अच्छे से कर ले, ठीक है, अगर नहीं करता तो वो खुद उसकी जिम्मेवारी रहेगी। फिर हमने कुछ एक्सेप्शन की, जैसे सेल बाय सैंपल है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन है, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो जहाँ पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थी बायर को कुछ चेक करने की, ठीक है, तो ऐसी केसेस में क्या है कि जो कैवेटामीटर का नियम लागू नहीं होता, या फिर बायर ने क्या है कि सेलर के स्केल के ऊपर जलाई की है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कैवेटामीटर का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत आसान था और इम्पॉर्टेंट भी है, इस चैप्टर को आपने अच्छे से करना है, ठीक है बेटा। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।